हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज हम लेकर आए हैं जीके मंत्रा, जो कि मार्च मंथ की जीके मंत्रा हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च इन सब के फोर्टनाइटली हैंडआउट्स पढ़ लिए होंगे और साथ साथ हम हैंडआउट को कवर करने के साथ साथ उस मंथ की जीके मंत्रा को भी कवर करते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि हम जीके मंत्रा के अंदर जो फोर्टनाइटली हैंडआउट्स होते हैं उनके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, हम उन सबको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और उसी के अंदर हम नेशनल न्यूज़ भी पढ़ते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ भी पढ़ते हैं, हम उसमें कंप्लीट करते हैं स्पोर्ट्स वाला सेक्शन, हम उसमें पढ़ते हैं आपका जो इंडेक्स वाला सेक्शन, ठीक है, हम उसके अंदर पढ़ते हैं आपके बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, हम उसके अंदर साइंस एंड टेक की न्यूज़ भी पढ़ते हैं। तो जितने भी एस्पेक्ट होते हैं करंट अफेयर्स के, हम उन सभी को जीके मंत्रा के अंदर हम क्या कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, और कंपाइल कर हम उसे क्या करते हैं, एक साथ पढ़ लेते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को पता होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अभी के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ नेशनल, इंटरनेशनल और उसके साथ साथ मिसलेनियस और साइंस एंड टेक को पढ़ना होता है। जब हमारा एग्जाम बिल्कुल पास होता है तो एट दैट टाइम हम क्या पढ़ लेते हैं, इंडेक्स, स्पोर्ट्स, है ना, आपकी बुक्स एंड ऑथर्स, वो जो रैंडम चीज़ें होती हैं जो बेसिकली हमें याद ही करनी पड़ती हैं, हम उन चीज़ों को एग्जाम के टाइम पर सभी मंथली जीके मंत्रा से प्रिंट आउट करके निकाल के एक साथ पढ़ लेते हैं, ताकि अगर बाई चांस अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको अटेम्प्ट करने में इजी हो। जैसे कभी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसको कौन सा अवार्ड मिला, जैसे इस बार आपका जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स है वो किसको दिए गए, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो हम उनको वहाँ पर पढ़ लेते हैं। बट फॉर क्लैट पर्पज, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक और मिसलेनियस की न्यूज़ वगैरह पढ़नी होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सी, तो मार्च की जीके मंत्रा के बारे में। तो क्या लिखा है उसके सबसे पहले आपके नेशनल पोर्शन में, तो देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले अवार्ड से शुरू किया गया ना, तो थोड़ा थोड़ा हम उसको जस्ट पढ़ते हुए निकल लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट में पढ़नी होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स का सेक्शन बना है इसमें, है ना, अवार्ड्स। तो जैसे AWBI कन्फर्स प्राणी मित्र एंड जीव दया अवार्ड्स 2025 फॉर एनिमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन। तो किसके लिए दिया गया, तो एनिमल वेलफेयर और प्रोटेक्शन के लिए जो आपका AWBI है उसने 27 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया अवार्ड सेरेमनी जो है वो उसको स्टार्ट किया। कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर। AWBI वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी एक्ट, जो आपका पेटा एक्ट है ना, जो आपका प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट, जो कि कब आया था 1960 में, उसको इंश्योर करने के लिए दैट एनिमल्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू अनड्यू पेन और सफरिंग। दिस इवेंट एम्स टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द एनिमल वेलफेयर एंड द प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसको दो कैटेगरी में दिया गया, पहला कौन सा है, प्राणी मित्र, दूसरा कौन सा है, जीव दया अवार्ड। प्राणी मित्र है वो 5 सब कैटेगरीज में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका जीव दया मित्र है वो आपका जीव दया है वो 3 सब कैटेगरीज में दिया जाता है, ठीक है। तो जस्ट बेसिक सी बातें हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लास्ट में इसको पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है, जो हमें पढ़ना है ना, इसकी PDF आपके पास पोर्टल से अवेलेबल होगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे ना, उसके अंदर कौन कौन सी फिल्म को दिया गया, तो सब लिखा हुआ है। तो हम जो मेन काम की चीज़ें हम पहले उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या आता है, नेशनल, इंटरनेशनल, हम पहले उसको एक बार देख लेते हैं। बुक्स है ना, कौन कौन सी बुक्स किसने लिखी, उनके ऑथर्स है ना, नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी, उसने ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है दिया सलाई। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ दिया सलाई किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो किसकी है, तो आपके कैलाश सत्यार्थी की, ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। तो ये सब बातें फैक्चुअल डाटा है, एक एक लाइन की आप पढ़ सकते हो। जैसे आंध्र प्रदेश के CM है N चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने दग्गुबती वेंकटेश्वरा राव की बुक जो है प्रापंचा चरित्रा, है ना, उसको क्या किया है, अनवेल किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मार्च ऑफ ग्लोरी बुक है ना, जो रिलीज की गई थी अभी, ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप के ऊपर, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर जो है CR पाटिल, उन्होंने एक बुक लॉन्च की रिपल्स ऑफ चेंज। तो आपसे पूछ लेगा रिपल्स ऑफ चेंज किसने लॉन्च की, तो हमारे कौन से मिनिस्टर हैं,
CR पाटिल, ठीक है। तो ऐसे रेंडमली क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको हम वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास PDF होगी, आप उससे जस्ट एग्जाम से पहले मैंने समझा रखा है तरीका कैसे पढ़ना होता है। जैसे इंपॉर्टेंट डेज है ना, 0 डिस्क्रिमिनेशन डे कब आता है, 1 मार्च को आता है कि हमें किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए ना। तो 0 डिस्क्रिमिनेशन डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, 1 मार्च, ठीक है। 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी आता है, ठीक है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी आता है। वाइल्ड लाइफ के बारे में आप जानते हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना 1972, प्रोजेक्ट टाइगर है ना, एलिफेंट रिजर्व, जितना भी हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ते हैं ना, यानी कि एनवायरनमेंट का चैप्टर है, तो आपको पता होना चाहिए किस दिन मनाते हैं, 3 मार्च, ठीक है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी डे कब आता है आपका, तो आपका मार्च 4 को आता है, ठीक है। वर्ल्ड डे ऑफ फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कब आता है, 4 मार्च को आता है, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट है, यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसका डायरेक्टर कौन है, कैथरीन मैरी रशेल, ये बना था 1946 में। वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे कब आता है, 4 मार्च को सेलिब्रेट होता है ना। आपका जन औषधि दिवस कब बनाते हैं, 7 मार्च को बनाते हैं। आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को है ना, ये तो आपको पता इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या थी वो सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बार की थीम थी फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मार्च 14 को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हम 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे है ना, हम 18 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। उसके साथ साथ फिर आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ना, जो कलर डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर 21 मार्च को, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को आता है ना, और फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं ना। वर्ल्ड ग्लेशियर डे कब आता है, तो जो ग्लेशियर डे है वो 21 मार्च को आता है, ठीक है। इस बार की थीम क्या थी, तो थीम थी इस बार की स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट ठीक है, इसमें लिखा है, ठीक है। ग्लेशियर ऑफ द ईयर भी अनाउंस किया गया, इस बार का जो ईयर है 2025 उसको ग्लेशियर ऑफ द ईयर भी अनाउंस किया गया है। अर्थ आवर 22 मार्च को बनाया जाता है। आपको पता है कि 8:30 से 9:30 बजे तक हम क्या करते हैं, पूरी धरती पर उस दिन लाइट ऑफ कर देते हैं, उसे अर्थ आवर के नाम से बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेव करने, अर्थ को बचाने के लिए। उसके बाद वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को आता है, ये तो आपके एग्जाम में आया हुआ भी है ना। वर्ल्ड वाटर डे 2025 22 मार्च को आता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, पंचकुला के अंदर आपने पढ़ा था कैच द रेन स्कीम चलाई गई थी ना, कि पानी को क्या करना चाहिए, हमें प्रिजर्व करना चाहिए, ग्राउंड वाटर क्राइसिस से बचने में हेल्प मिलती है। शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, आप जानते हो, जो भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, उन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लाहौर असेंबली में बॉम्बिंग कर दी होती है, बॉम्ब डाल दिए होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप जानते हो, हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं। तो जस्ट क्योंकि उन्होंने सैंडर्स को भी मारा था, क्योंकि सैंडर्स ने लाला लाजपत राय को मार दिया था, क्यों, क्योंकि उसने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था, और उस लाठी चार्ज में जब साइमन कमीशन का अपोज हो रहा था, तो साइमन कमीशन के अपोज में है ना, हमने पढ़ा हिस्ट्री में, तो लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चलाई जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो लाला लाजपत राय के स्टूडेंट कौन होते हैं, तो भगत सिंह वाज द स्टूडेंट ऑफ लाला लाजपत राय, और भगत सिंह ने उनकी मौत का बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए उन्होंने सैंडर्स को गोली मार दी। बाद में उन्होंने लाहौर असेंबली में बॉम्बिंग करते हुए सरेंडर कर दिया, और बाद में उनको फांसी दे दी जाती है। तो उस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। याद रखना, भारत में 2 शहीद दिवस मनाए जाते हैं। 13th January डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द मार्टियर्स डे, यानी कि इसे भी शहीद दिवस के नाम से मनाते हैं। 30 जनवरी 1948 को फादर ऑफ द नेशन जो महात्मा गांधी थे, किसने कहा था गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन, तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो जब सुभाष चंद्र बोस जी ने उन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा था, तो वो एयर इंडिया पे बोला होता है ना, ऑल इंडिया जो रेडियो उस पे, तो गांधी जी को पूरा भारत बापू कहने लग गया, उन्हें फादर कहा जाने लगा। तो उनका असैसिनेशन किसने किया था, नाथूराम गोडसे ने। 30 जनवरी 1948 को उनका असैसिनेशन हो गया था, ठीक है। तो 30 जनवरी को भी हम मार्टियर्स डे बनाते हैं, 23 मार्च को, ये भी फैक्ट याद रखना। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है ना, मार्च 23 को बनाया जाता है, क्योंकि उस दिन आपका जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ऑर्गेनाइजेशन, वो बना था, ठीक है, 1960 है ना। तो सिंपल से याद रखना। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, ये भी 24 मार्च को आता है। टीबी आप जानते हो, एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकती है, और हमने टारगेट ईयर बना रखा है टीबी का, तो कौन सा है, एंड टीबी टारगेट ईयर कौन सा हमारा, 2025 जो अभी चल रहा है। तो मे भी देखते हैं एंड हो पाता है नहीं हो पाता है, तो वो भी किस दिन बनाया जाता है, 24 मार्च को बनाया जाता है। तो कई बार ऐसे रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट,
इस बार की हमारी थीम क्या है? डिफीट टीबी नाउ एंड फॉर एवर। ठीक है, ये इस बार की थीम है, तो इनकी थीम भी याद रखना। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था इसे? तो मार्च 24, 1983। और ये सब क्वेश्चन ऐसे ही है ना, डेज, इवेंट्स है ना, और आपके ऑथर्स, राइटर्स है ना, आपके बुक्स है ना, ये सब ऐसे ही है। इंडेक्स की, भारत की हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या रैंक है, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको याद करना ही पड़ेगा, समझने का ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट 30 मार्च को आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके अंदर हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे यूनियन लेबर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया चेयर 237th मीटिंग ऑफ सीबीटी ऑफ ईपीएफ रिकमेंडेड 8.25% इंटरेस्ट रेट ऑन ईपीएफ। जो आपका ईपीएफ होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उसको कितना कर दिया गया है? 8.25% कर दिया गया है। ठीक है, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? तो जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए आप उसमें पैसा जमा करा सकते हो, है ना। प्रोविडेंट फंड जो होता है कब बना था? 1952 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। नेक्स्ट है रुपी 112 लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड व्हाट्सएप लोन डिस्पर्सल, है ना। ये जो आपका रुपी 112 है उसने पहला ऐसा ऐप लॉन्च किया जिससे आप व्हाट्सएप के थ्रू भी लोन क्या कर सकते हो? डिस्पर्स कर सकते हो। तो ऑनलाइन में याद रखना इसे। नेक्स्ट है इंडिया मस्ट ग्रो 7.8% एनुअली टू अचीव हाई इनकम स्टेटस बाय 2047। आपको पता है 2047 मेरा क्या है? विकसित भारत का टारगेट ईयर है। और अगर मुझे विकसित भारत को अचीव करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 2047 तक अपनी जो इनकम है, हमारी जो एनुअल जीडीपी है उसकी ग्रोथ कितनी होनी चाहिए? 7.8%। ठीक है, उसी की बात कर रहा है ना। टाइटल बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी इन ए जनरेशन which is a comprehensive analysis of economic developments, prospectus and policy agenda of the country. As per the reports, India will need to grow 7.8% on an average over the next 22 years to achieve India's ambitious target of reaching high income nation status by the 2047. ठीक है, 12th रीजनल 3R and circular economy forum in the Asia and the Pacific held in Jaipur। देखो जो जयपुर है ना, कैपिटल ऑफ राजस्थान, वहां पर क्या हुई है? 12th मीटिंग हुई है किसकी? रीजनल 3R and circular economy की। The 12th regional 3R and circular economic forum in the Asia and the Pacific was held from March 3rd to 5th of the March 2025 at the Rajasthan International Center in Jaipur, Rajasthan. The theme of the 2025 forum is realizing circular societies towards achieving sustainable development goals and carbon neutrality in the Asia Pacific। ये उसकी क्या है? थीम है, तो याद रखना। The 3-day conference was organized by the Ministry of Housing and Urban Affairs. The Government of India is in collaboration with the United Nations Center of Regional and Development and Institute for Global एनवायरमेंट स्ट्रेटजी, इन सब ने मिलकर इसको किया होता है। ड्यूरिंग द इवेंट यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल, जो हमारे मनोहर लाल है जो मिनिस्टर, विद भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा कौन है? राजस्थान की चीफ मिनिस्टर है of Rajasthan jointly inaugurated the 3R India Pavilion. He also announced the launch of Cities Coalition for Circularity, a multi-nation alliance for city-to-city collaboration, knowledge sharing and private sector partnership। इनका मतलब ये है कि कहीं पर भी क्या नहीं होना चाहिए, कोई प्रोडक्ट खत्म नहीं होना चाहिए और सर्कुलरिटी बनी रहे। ठीक है, ये इस बार की थीम में अडॉप्ट किया जाता है। द फोरम कंक्लूडेड सक्सेसफुली विद द अडॉप्शन ऑफ द जयपुर डिक्लेरेशन। तो क्या हुआ? जयपुर डिक्लेरेशन हुआ जो 2025 से 2034 34 तक का टारगेट ईयर हमने सेट किया बाय द मेंबर कंट्रीज। इट इज ए नॉन पॉलिटिकल, नॉन बाइंडिंग commitment that will guide the next 10 years of efforts towards the resource efficiency and sustainable urban growth। ठीक है, ये भी याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट, इंटरनेशनल। अब आती है कौन सी? इंटरनेशनल न्यूज। ठीक है, जिसको हमें थोड़ा बहुत समझना है। 16th COP, ठीक है, 16th COP टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, और रिज्यूम्ड इन रोम इटली। जो आपका इटली का रोम है उसके अंदर आपकी 16th COP की जा रही है इस बार। The 16th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on the Biological Diversity resumed from 25th of the January to 27th of the January at the headquarters of the Food and Agriculture Organization in Rome, Italy। तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 1945 में। इसका काम है पूरी दुनिया में फूड और एग्रीकल्चर को देखना। ठीक है, which was posed due to the lack of quorum required for the biodiversity finance related agreements. Later it was resumed virtually in December 2024, but again it was ended abruptly. During the conference, member countries adopted landmark biodiversity funding agreement, ठीक है,
उसके सक्सेस ऑफ द कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। द एग्रीमेंट फोकस ऑन 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सच एज ब्रीजिंग द बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस कैप एंड द इम्प्लीमेंटिंग आर्टिकल 21 ऑफ द सीबीडी। तो कौन से आर्टिकल को लागू करने की बात कर रहे हैं? किस, और इसमें बात हो रही है किसकी? न्यू इंटरनेशनल फंड कैली फंड लॉन्च किया जाता है। देखो आपने पढ़ा होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना। अगर मैं अर्थ की बात करता हूँ, है ना, ग्लोबल अर्थ को बचाना है मुझे, तो सीओपी कहाँ से शुरू हुई थी? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी शुरू हुई थी आपकी 1995 से। शुरू करने वाला कौन था? यूनाइटेड नेशंस, FCCC, है ना, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और UNFCCC कब बना होता है? 1992 में बना था और 1994 में ऑफिशियली इसकी एस्टेब्लिशमेंट कर दी जाती है। आप जानते हो इस बात को। और ये जो पहली COP होती है 1995 में, ये कहाँ पर होती है? बर्लिन में होती है। और उसके बाद हर साल होती रही, जैसे 1997 में हुई कहाँ पे? जापान में। जापान के कहाँ पर? क्योटो में। दैट इज़ वाई हम उसे क्या कहते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। उसमें हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन करने की बात कही थी, है ना। तो ऐसे करके हम किसको बचा रहे हैं? अर्थ को प्रिजर्व कर रहे हैं, अर्थ को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमें अर्थ को बचाना है, अर्थ को कंजर्व करना है, तो उसके साथ साथ मुझे बायोडाइवर्सिटी को तो बचाना है। तो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए इस बार की जो COP हुई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 नंबर वाली, वो कहाँ पर हुई है? कहाँ पर? आपकी रोम, इटली में। और उसको चलाने के लिए जो फंड बनाया गया उसका नाम क्या रखा गया? कैली फंड, ठीक है, कैली फंड, जिसमें पैसा रखा जाएगा मेंबर कंट्रीज के द्वारा और वो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को बचाने का काम करेंगे, ठीक है। बस इतना से याद रखना। जैसे इन्होंने COP को बचाने के लिए क्या किया था? 2015 में पेरिस एग्रीमेंट किया था, याद होगा आपको। उस पेरिस एग्रीमेंट में हमने क्या किया था कि हमने $100 बिलियन का एक फंड बनाया था, हर साल उसमें पैसा दिया जाएगा और बाय दिस मनी हम क्या करेंगे? उस पैसे से एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करेंगे, कार्बन एलिमिनेट करने का काम करेंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अभी ट्रम्प साहब जैसे USA के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने क्या किया? वहाँ से विड्रॉ कर लिया और जो US से वो एग्जिट कर गया। किससे? पेरिस एग्रीमेंट से। वो भी हम जानते हैं और वो जनवरी की बातें हैं। On the 3rd March, India and Nepal signed MOU to strengthen cooperation in the waste sector. What is waste? समझना, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। जो आपका वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन का सेक्टर, उसमें इंडिया और जो नेपाल है उसने क्या किया? एक MOU साइन किया है, including waste management. The agreement aims to improve access to clean drinking water and sanitation for their populations by enhancing cooperation between the 2 countries and strengthening the intergovernmental cooperation in the waste sector. The agreement was signed in the New Delhi, in the presence of Union Minister Chandrakant Raghunath Patil, Ministry of Jal Shakti, and Pradeep Yadav, Minister of Water Supply, Government of Nepal, and attended by the senior officials from both countries. तो आप समझ चुके हो कि एक लाइन का क्वेश्चन है कि वो सेक्टर में हमारे किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है? तो नेपाल के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें हमें वाटर, हाइजीन, सैनिटेशन, इसमें क्या करना है? इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। नासा एंड नोकिया लॉन्चेस द फर्स्ट मोबाइल नेटवर्क ऑन मून। तो सिंपल ऑनलाइनर में याद रखना, जो आपकी नासा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, है ना, जो आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो ISPO फिनलैंड, जाके कौन सी कंपनी है? नोकिया, है ना। तो नोकिया बेसिकली फिनलैंड की कंपनी, ध्यान रखना। इन्होंने एक फर्स्ट मोबाइल नेटवर्क मून के ऊपर सेटअप करने के लिए एक MOU साइन किया। तो किसने? इंडिया और नासा और नोकिया चांद के ऊपर मोबाइल नेटवर्क लगाने वाले हैं। वन लाइनर में पढ़ के छोड़ देना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 हेल्ड इन बार्सिलोना, स्पेन। जो आपका स्पेन है उसके बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025, a major global event, is being held from 3rd of the March to the 6th of the March 2025 at Fira Gran Via in Barcelona, Spain, bringing together over 101,000 attendees, more than 2,700 exhibitors and representatives from the 200 countries to showcase advancement in the technology. यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन प्रेजेंटेड इंडिया एट द इवेंट। जो थीम थी वो थी कन्वर्ज, कनेक्ट एंड क्रिएट। तो सिंपल ऑनलाइनर में याद रखना कहाँ पर हुई है, क्या थीम थी, क्यों हो रही है, क्या होता है, ठीक है। बेसिक सी बातें याद रखना। सीप्री रिपोर्ट 2024, यूक्रेन टॉप्स एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर। देखो क्या होता है सीप्री, समझना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कब बना था? तो याद रखना आपका 1961 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में है,
ठीक है, कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? स्टॉकहोम में है। करता क्या है ये? तो ये बताता है दुनिया में कितनी पीस है ना। उसके लिए, पीस के लिए क्या होना चाहिए? वेपन्स। किस देश ने कितने वेपन खरीदे, किस देश ने कितने वेपन बेचे। तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किसने किए? तो यूक्रेन ने किए। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसने किए? तो यूएसए ने किए। भारत ने सबसे ज़्यादा किससे इंपोर्ट किए? तो पहले नंबर पे रशिया, दूसरे नंबर पे फ्रांस, तीसरे नंबर पे यूएसए। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है, इसकी याद रखना। Russia remains India's top arms supplier, accounting for 36% of its total arms imports. However, this figure has significantly reduced from the 55% in 2015-19 to 36% in 2020-2024 due to India's increasing domestic defense production and sourcing from other countries. France emerged as the second largest supplier to India, accounting for 33%. ठीक है, स्टॉकहोम का बना था 1966 में, सॉरी है ना 61 में नहीं, 66 में। कहाँ पर हेडक्वार्टर है इसका? स्वीडन के स्टॉकहोम में। ठीक है, ध्यान रखना। इंडिया चेयर्स 68th सेशन ऑफ द यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जो इंडिया है वो पहली बार नारकोटिक्स ड्रग्स के ऊपर क्या कर रहा है? आपकी कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो याद रखना कब बना था ये? 1946 में। यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, जिसे सीएनडी कहते हैं। वियना हेडक्वार्टर है इसका, ऑस्ट्रेलिया में। इसके मेंबर आज के दिन 53 हैं और इंडिया इसको क्या कर रहा है? चेयर कर रहा है। तो इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू चेयर द 68th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। एम्बेसडर शंभू एस कुमारन, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव to the UN in Vienna, assumes the chairmanship at the United Nations office in Vienna, Austria. ठीक है, from March 10 to 14. पार्टिसिपेंट कौन कौन है? दिस सेशन हैज ड्रॉन अबाउट 2000 डेलीगेट्स फ्रॉम ओवर 150 कंट्रीज। नोटेबल पार्टिसिपेंट्स: वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बोलिविया, फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रॉम इक्वाडोर, कोलंबिया, तुर्कमेनिस्तान, सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम फिलीपींस, इटली, उरुग्वे, माल्टा। ठीक है, इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड एज ए 10-member इंटरमिनिस्ट्रियल डेलीगेशन comprising officials from the Department of Revenue, Ministry of Finance, Narcotics Control Bureau, Ministry of Social Justice and Empowerment, Central Bureau of Narcotics, Directorate of the Revenue Intelligence and the All India Institute of Medical Sciences। अब उसे क्या कर रहे थे? डेलीगेट उसको अटेंड कर रहे थे। तो याद रखना वन लाइनर में इंडिया उसको चेयर कर रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, मार्क जोसेफ कार्ने स्वर्न इन एज 24th PM ऑफ कनाडा। तो कनाडा के 24th PM कौन बन चुके हैं? मार्क जोसेफ कार्ने। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो जस्टिन ट्रूडो। और जस्टिन ट्रूडो के बारे में आप जानते हो, है ना। और हमारे और कनाडा के रिलेशंस हमेशा से ठीक ठाक भी रहे हैं, नहीं भी रहे हैं, क्योंकि खालिस्तान की हमेशा से भारत में डिमांड होती रही है। और खालिस्तान की डिमांड के लिए जो खालिस्तानी है, जो सिख लोग जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, वो आपके कनाडा से इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो आपने हरदीप सिंह निज्जर वाली कहानी पढ़ी होगी। लास्ट टू लास्ट ईयर उसका एनकाउंटर हो जाता है, भारत के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, और उसके बाद भारत के और एम्बेसीज के और उनके एम्बेसीज के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और वो सब कहानियाँ हम जानते हैं। ठीक है, तो कौन बन चुके नए? आपके मार्क जोसेफ कार्ने। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना। ठीक है, आपको एटलीस्ट उन कंट्रीज के प्रेसिडेंट, उन कंट्रीज के PM, है ना, आपको पता होना चाहिए, जो न्यूज़ में रहती हैं और जो भारत के साथ न्यूज़ में बनी रहती हैं। कैपिटल क्या है इसकी? ओटावा। WMO report atmospheric CO2 levels reached at 420 ppm in 2023, highest in 8 लाख ईयर। 8 लाख सालों में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो जो आपका WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है, जो बना कब था? 1950 में। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट उसने प्रेजेंट की। It states that atmospheric carbon dioxide levels reached at 420 parts per million in 2023, which is the highest in the last 8 lakh years as per WMO. 420 ppm of the CO2 is equivalent to 3276 gigatons or 3.276 trillion of CO2 in the atmosphere. इतना CO2 हो चुका है एटमॉस्फेयर में। Also the CO2 levels in 2023 were 2.3 ppm higher than 2022 and 151% of the pre-industrial level 1750। ठीक है, तो सिंपल सा वन लाइनर में याद रखना। कब बना था? 1950 में। ठीक है, कितने मेंबर है इसमें? 193 मेंबर्स हैं। कहाँ पर हेडक्वार्टर है? जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। ठीक है, बाद में UN की एजेंसी बन जाती है 1951 में।
है ना, वही सब हमारा कार्बन का न्यूट्रल होने का टारगेट ईयर कौन सा है, 2050 ऑफ द वर्ल्ड, 2070 ऑफ द इंडिया। और हमें उसे अचीव करना तो हमें कार्बन को एलिमिनेट करना होगा। एंड टू एलिमिनेट कार्बन वी हैव टू depend on renewable energy resources. Those are solar energy, wind energy, hydro energy, है ना, आपके हाइड्रो पावर है, ग्रीन हाइड्रोजन है, इथेनॉल है, उसके ऊपर हमें जाना पड़ेगा, ये भी हम जानते हैं। इंडिया रैंक्स सेकंड ग्लोबली इन द फंडिंग फॉर वुमेन लेड स्टार्टअप्स, ट्रैक्सॉन रिपोर्ट। जो ट्रैक्सॉन है उसकी एक रिपोर्ट आई है कि जो भारत है वो वुमेन लेड जो आपके स्टार्टअप्स है उसमें कौन से नंबर पर आता है, तो भारत उसमें दूसरे नंबर पर आता है। According to the report by the Bengaluru, Karnataka-based Indian tech startup research and analytics firm Traxon Technologies Limited, India ranks second globally after the United States of America. तो पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे इंडिया है। In terms of the total funding raised by the companies with women founders, the global tech sector has over 69,000 women-founded tech companies which have collectively raised USD 309 billion in the funding. However, in 2024, only 11.7% of the total funding went to women-led startups due to economic challenges. India has over 7,000 active women-led startups, accounting of 7% of all startups in the country with a total capital mobilization of $26.4 billion. Note, in 2024, India ranked third. पहले भारत तीसरे पे, तब दूसरे पे आ चुका है। In terms of funding raised by the startups co-led by the women after the USA and the UK. ठीक है, ये फैक्चुअल डाटा याद रखना। नेतुम्बो नंदी नदाइत्वाहा sworn as the Namibia's first female president। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, क्योंकि जब भी कभी कोई कहीं पर फर्स्ट होता है और खासकर जब कोई वुमेन होती है, कोई महिला होती है, कहीं पर फर्स्ट अपॉइंट की जाती है तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। तो नामीबिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट ने ओथ ली है, तो ये न्यूज में आ गया और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलते नेक्स्ट। UNFAO रिपोर्ट एट GCRA CGRFA 20 ग्लोबल क्रॉप डाइवर्सिटी अंडर थ्रेट एज 9 क्रॉप डोमिनेट प्रोडक्शन। देखो क्या हुआ, मार्च 2025 में द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वही जो 1945 में बना हुआ है, बेस्ड इन रोम इटली, इटली में उसका हेडक्वार्टर है, पब्लिश द थर्ड रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक resources for food and agriculture, raising concern about the declining diversity of the plant genetic resources. The report was released on the 20th of the meeting of the Commission on the Genetic Resources for Food and Agriculture Organization in Rome. The report, based on data from 128 countries and several research institutions, provides a detailed assessment of efforts to conserve and utilize plant genetic resources for food and agriculture effectively. The report states that despite the cultivation of around 6,000 plant species, the report revealed that 60% of the global crop production depends on just 9 crops: sugarcane, ठीक है, maize, rice, wheat, potatoes, soybeans, oil palm, fruit, sugar beet and the cassava. The report highlights that the traditional farmer varieties and the land races are under increasing threat, और उन्हें बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। ठीक है, जैसे हमने पूसा राइस DST1 बना दिया, हमने आपका कमला जो राइस है उसको बनाया, ठीक है, वो सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना। इंडोनेशिया ज्वाइंस ब्रिक्स बैक्ड NDB एज इट्स 11th मेंबर। ब्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, हमने जनवरी में पढ़ा था। ठीक है, ब्रिक्स कब बना था, तो आपका ब्रिक्स ओरिजिनली बना था 2009 में। ठीक है, 2010 में उसमें कौन ऐड हो जाता है, साउथ अफ्रीका, तो इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रिक्स। पहले इसका नाम था ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और बाद में कौन आ गया, साउथ अफ्रीका। अब इसके अंदर टोटल 10 मेंबर हो चुके हैं, लास्ट कौन जुड़ा है, तो याद रखना आपका इंडोनेशिया जुड़ चुका है। ठीक है, इसमें 11th मेंबर लिखा है क्योंकि उस समय ऐसा था कि जुड़ने वाला है कौन, आपका सऊदी अरब। तो सऊदी अरब ने फॉर्मली इसे ज्वाइन नहीं किया, तो एट प्रेजेंट देयर आर 10 मेंबर्स इन आपके ब्रिक्स। ठीक है, और ब्रिक्स ने क्या बनाया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया था। अच्छा, इसने ब्रिक्स के NDB को ज्वाइन किया एज ए 11th मेंबर और ब्रिक्स को एज ए 10th मेंबर, ये भी ध्यान रखना। ठीक है,
एनडीबी क्या है? तो एनडीबी 2015 में बना था, न्यू डेवलपमेंट बैंक बाय द ब्रिक्स नेशंस, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने बनाया था। इट फाइनेंसेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उसके अंदर ये क्या देता है? लोन देता है, पैसा देता है, ठीक है। IUCN release first green status assessment for the loin in Africa and India। IUCN क्या होता है आपका? तो सिंपल याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा रेड लिस्ट है ना, डेंजर्ड लिस्ट, एंडेंजर्ड लिस्ट है ना, वो सब बताता है जानवरों के बारे में। तो इन मार्च 2025 ग्लैंड स्विट्जरलैंड बेस्ड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिलीज इट्स फर्स्ट ग्रीन स्टेटस असेसमेंट ऑफ द लॉइन। इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो। तो जो लॉइन है उसका साइंटिफिक नेम क्या? पैंथेरा लियो, ठीक है। जैसे बंगाल टाइगर का टिग्रिस है ना, जो हमारा नेशनल एनिमल भी है। द रिपोर्ट हैज टर्म्ड द लॉइन एज लार्जली डिप्लेटेड while the species remains vulnerable on the International Union for Conservation of Nature Red List. This latest assessment by the IUCN revealed that human impacts are preventing the loin from being fully ecologically functional across large areas and is extinct from North Africa and the Southwest Asia। वो क्या होता जा रहा है? आपका एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। जैसे भारत में आपने पढ़ा होगा, इंडिया में जो चीता थे वो 1952 में क्या हो गए थे? चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो हमने दोबारा से चीता कहाँ से मंगवाए थे? नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, ठीक है। The new assessment tool is divided into 9 different recovery categories: fully recovered, slightly depleted, moderately depleted, largely depleted, critically depleted, extinct in the wild and under, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। चलते हैं थोड़ा सा आगे। इनडिटर्मिनेट, मिसलेनियस। नेक्स्ट आता है कौन सा? मिसलेनियस। IAF कंडक्टेड एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। तो आपको वन लाइनर में याद रखना है कि इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज हुई है कौन सी? आपकी डेजर्ट हंट, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स IAF कंडक्टेड द इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज नेम्ड एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025। कहाँ पर हुई है? जोधपुर राजस्थान के अंदर हुई है 24 से 28 फरवरी के बीच में। द एक्सरसाइज ब्रोट टुगेदर इलाइट स्पेशल फोर्सेज यूनिट्स फ्रॉम द इंडियन आर्मी, Indian Navy and the IAF to practice interoperability, coordination and combat efficiency in the simulated real world scenarios. During the exercise, paraspecial forces of IA, marine commandos, ठीक है, जो मार्कोस होते हैं, ठीक है, वो सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बस हमें 3 चीजें याद रखनी होती है, कहाँ हुई, कहाँ पर नहीं हुई, ठीक है, और किस किस के बीच में हुई, बस हमें ये याद रखना होता है। इंडियन ओरिजिन तुषार मेहता ज्वाइंस ब्लू ओरिजिन क्रू ऑन 10th स्पेस टूरिज्म मिशन। याद रखना, जो ब्लू ओरिजिन है वो बेसिकली आपका जो अमेजोन का ओनर है, ठीक है, अमेजोन की जो मालिक है जेफ बेजोस, उसकी कंपनी है। और ये क्या करवाते हैं? स्पेस टूरिज्म करवाते हैं। तो अगर आप भी स्पेस ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप जा सकते हो। 10 करोड़ रुपए की टिकट है, आपको 15 मिनट के लिए स्पेस में ले जाया जाएगा, फिर वापस ले आएंगे, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर की उसमें, ठीक है। तो उसमें अभी कौन जुड़े हैं? तो भारत की तरफ से कौन गए थे? तुषार मेहता ने ज्वाइन किया था उसे, ठीक है। तो ये भी याद रखना। इसरो भी चाहता है कि वो भी स्पेस टूरिज्म स्टार्ट करे। तो हमने पढ़ा है पहले भी, इसरो की जो स्पेस टूरिज्म पॉलिसी है ना, इसरो की स्पेस टूरिज्म जो पॉलिसी है वो आपकी 2030 से वो लॉन्च करने वाला है, ठीक है, 2030 में। उसमें 6 करोड़ रुपए की ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो टिकट रखेगा और 15 मिनट के लिए वही आपको स्पेस में ले जाएगा और वापस लेकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट। सुगम्य यात्रा लॉन्च्ड ऑन इंटरनेशनल व्हील चेयर डे। तो जो आपका इंटरनेशनल व्हील चेयर डे उसके ऊपर क्या लॉन्च कर दिया गया? सुगम्य यात्रा, है ना, जो आपके हैंडीकैप लोग होते हैं, डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनके लिए क्या है देखते हैं। In March 2025, सुगम्य यात्रा was launched राजीव चौक मेट्रो स्टेशन दिल्ली में by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, है ना, Ministry of Social Justice and Empowerment and the Office of the Chief Commissioner of Persons with Disabilities को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। 1 मार्च 2025 को दिस इनिशिएटिव एम्स टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी, चैलेंज मिसकंसेप्शंस अबाउट द पीपल्स इन व्हील चेयर्स एंड promote inclusivity in the society. सुगम्य यात्रा will be conducted across India from villages to metropolitan cities. This initiative serves as a crucial message to policymakers, engineers and architects to make proactive measures in making our environment disability friendly.
इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनोग्रेटेड कहाँ पर? गुरुग्राम में। तो सिंपल ऑनलाइन में याद रखना, इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पर इनोग्रेट किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, तो ये भी याद रखना। चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कौन है? नायब सिंह सैनी। गवर्नर को जो बिहार है मोहम्मद आरिफ खान, उन्होंने इसको लॉन्च किया होता है। ठीक है। आरबीआई अपॉइंट्स डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी एज इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये भी ऑनलाइनर में याद रखना कि आरबीआई है, कब बना था आरबीआई हमने पढ़ा है अच्छे से, है ना, 1935 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? आज के दिन मुंबई में। आरबीआई का जो आज के दिन गवर्नर है वो कौन है? संजय मल्होत्रा, ये भी हम जानते हैं। ठीक है। और जो आरबीआई है उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन कौन से ईयर में होता है? तो नेशनलाइजेशन होता है 1949 में। ठीक है, तो इसका पहला क्या बना दिया गया है? आपका डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी एज इट्स फर्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिए गए हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। IWAI साइंड MOU विद द जम्मू एंड कश्मीर टू एनहांस रिवर क्रूज टूरिज्म। जो रिवर क्रूज टूरिज्म है उसको बढ़ाने के लिए देखना, इन मार्च 2025 Noida, Uttar Pradesh, UP based Inland Waterways Authority of India under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways has signed a memorandum of understanding with the government of Jammu and Kashmir to enhance river cruise tourism, है ना, जो टूरिज्म होता है रिवर के ऊपर, है ना, रिवर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 3 national waterways जम्मू कश्मीर में। The 3 national waterways in the Union Territory of Jammu and Kashmir include river चेनाब नदी के ऊपर, झेलम रिवर के ऊपर, रावी नदी के ऊपर। आपने इंडस वाटर ट्रीटी, पहलगाम जो अटैक हुआ, है ना, जो हुआ है ना, उस सबको पढ़ा होगा, है ना, उसके ऊपर ये सब स्टार्ट किया जाएगा। हमारे मिनिस्टर कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर शिपिंग एंड वाटरवेज, ये भी याद रखना। सी ड्रैगन नेवल एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है? गुआम कोस्ट के ऊपर। किस किस के बीच में है? तो वही वन लाइनर में याद रखना है। द सी ड्रैगन 2025 नेवल एक्सरसाइज इज ए की मल्टीलेटरल मैरीटाइम वॉरफेयर ड्रिल commenced of the Guam coast in the western Pacific Ocean में हुई है, and will be held from March 4 to March 19। ठीक है, this high intensity anti-submarine warfare exercise is hosted by the United States USA, उसकी 7th फ्लीट उसे कर रही है, एंड इन्वॉल्व्स आर इंडियन नेवी, इसमें इंडियन नेवी भी है, जापान की मैरीटाइम नेवी भी है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स भी, और उसके साथ साथ रिपब्लिक ऑफ कोरिया उसकी भी नेवी है। ठीक है, तो सिंपल याद रखना कहाँ हो रही है, किस किस के बीच हो रही है। ठीक है, इंडिया किर्गिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज क्या नाम है? खंजर 12। तो आपसे पूछेगा खंजर 12 किस किस के बीच हुई है? तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, खंजर 12 किस किस के बीच हुई है? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुई है, वन लाइनर में याद रखना। ठीक है, 2011 में स्टार्ट हुई थी एक्सरसाइज खंजर, उसके बाद ये एनुअल इवेंट बन चुकी है, और इस बार कहाँ पर हुई है? तो इसका 11th एडिशन हुआ है आपका कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो इस बार ये हुई होगी कहाँ पे? किर्गिस्तान में, क्योंकि एक बार यहाँ एक बार वहाँ ऐसी होती है। तो इस बार हुई है कहाँ पे? टोकमोक किर्गिस्तान में। लास्ट ईयर हुई थी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलते नेक्स्ट। यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा अनाउंसेस 2 न्यू स्कीम्स फॉर द गर्ल चाइल्ड वेलफेयर इन त्रिपुरा। जो आपके यूनियन मिनिस्टर है जेपी नड्डा जी, उन्होंने 2 नई स्कीम लॉन्च की हैं। कौन कौन सी? जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है आज के दिन, 2 न्यू वेलफेयर स्कीम्स फॉर द फीमेल चिल्ड्रन इन त्रिपुरा। The announcement took place during the 2-year celebration of the Bharatiya Janata Party's led Tripura government at Swami Vivekanand Maidan in Agartala. The 2 welfare schemes are the मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, नाम याद रखना, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, एंड द मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भरता योजना। 2 स्कीम उन्होंने लॉन्च की है, तो सिंपल याद रखना। ठीक है, इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड सपोर्ट फॉर द हायर एजुकेशन और अदर एसेंशियल नीड्स। अंडर दिस स्कीम द त्रिपुरा गवर्नमेंट विल deposit a one-time bond of 50,000 in the name of every girl child born in below poverty line। अगर बीपीएल की फैमिली में कोई भी लड़की पैदा होती है तो उसके अकाउंट में 50,000 रुपए एक बार के लिए त्रिपुरा की सरकार डालने वाली है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स ये बार बार आती रहती है। इस बार जो ISM धनबाद है वो इंडिया टॉप यूनिवर्सिटी में आया है इंजीनियरिंग और मिनरल माइनिंग में। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, ISM जो है आपकी, है ना, धनबाद वाली यूनिवर्सिटी, धनबाद टॉप इंडियाज रैंकिंग्स इन इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स एंड माइनिंग विद अ रिमार्केबल इंप्रूवमेंट फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन। पहले 41st पे थी, अब पहले पे आ चुकी है।
IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे आर द ओनली इंडियन इंस्टीट्यूट इन द ग्लोबल टॉप 50, है ना। टॉप 50 में कौन है? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे। सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये 26 रैंक के ऊपर है। IIT मद्रास, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, JNU डेवलपमेंट स्टडीज रिमेन इन द टॉप 50 बट एक्सपीरियंस स्लाइट डिक्लाइंस। तो सिंपल याद रखना, ठीक है। IIM बेंगलोर उसके अंदर है, ठीक है। अहमदाबाद है, ठीक है। अहमदाबाद ने 22वीं पोजीशन से 27वीं पे आ गया है। IIM बेंगलोर 32 से 40 पे आ गया है, ठीक है। तो सिंपल सा वन लाइनर में याद रखना। इंदौर लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट PPP बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। जो इंदौर है सिटी इन मध्य प्रदेश, उसने इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी बन गई है 7th कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए। और उसके बाद अगर आप आगे के हैंडआउट को पढ़ोगे तो वो 8वें नंबर पे भी उसने टॉप किया इस बार, ठीक है, इंदौर। और इंदौर जो है आपका फर्स्ट बैगर फ्री सिटी भी बन चुका है, ये भी ध्यान रखना। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट अंडर द स्वच्छ भारत मिशन, देखिए जो कब आया था 2015 में लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत urban through a public-private partnership model. This initiative aims to convert green waste into valuable products, supporting sustainability and economic growth. This initiative aligns with the vision of garbage-free cities, with SBMU advancing efforts towards a cleaner, greener, and more sustainable urban development. The plant will be constructed on a 55,000 square feet plot in the बिचौली हापसी इंदौर, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना, पहला वहां पर बन चुका है ना, वन लाइनर क्वेश्चन है। 23rd एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, क्या नाम है? वरुण। तो वरुण क्या एक नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। कहाँ पर हुई है? तो इस बार हुई है वो कहाँ पर? मार्च में फ्रांस के अंदर उसको किया गया है, सॉरी अरेबियन सी में हुई है। तो वन लाइनर में याद रखना, एक्सरसाइज वरुण किस किस के बीच में? इंडिया और फ्रांस के बीच में है, ठीक है। 1993 में स्टार्ट हुई थी, इसका पहले नाम था वरुणा, ठीक है। इन 2001 हैज बिकम ए क्रूशियल एलिमेंट ऑफ इंडो फ्रेंच मैरीटाइम कोऑपरेशन, ठीक है। इसका 22nd एडिशन जो था वो हुआ था मेडिटेरियन सी में सितंबर 2 से 2024 में, और इस बार हुआ है कहाँ पे? इंडियन ओशियन में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म फेस्टिवल हेल्ड इन लद्दाख। लद्दाख के अंदर इस बार क्या हुए हैं? तो आपके जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म के फेस्टिवल बनाया गया। इन मार्च 2025 द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज द जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म फेस्टिवल 2024-2025 एट एटिंग विलेज। कौन सी जगह पर? तो याद रखना, एटिंग विलेज जास्कर लद्दाख में हुआ है। द इवेंट वाज ऑनर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द विक्रम सिंह मलिक, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म, कल्चर, यूथ एंड सर्विस एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। द फेस्टिवल फीचर्ड ए वेराइटी ऑफ थ्रिलिंग स्पोर्ट्स एंड कल्चरल परफॉर्मेंसेस, ठीक है, जिसमें योगा ऑन स्नो स्कीइंग कॉम्पिटिशंस ये सब सेलिब्रेट किया जाता है। 14th एडिशन ऑफ इंडिया रशिया नेवल एक्सरसाइज, क्या नाम है? इंदिरा। वो हुआ है कहाँ पे? चेन्नई में, ठीक है। तो सिंपल याद रखना, जो इंदिरा एक्सरसाइज हो कहाँ पर हुई? चेन्नई में। और एक्सरसाइज आप जानते हो कहाँ हुई, कब हुई, किस किस के बीच हुई, बस हमें इतना पढ़ना होता है। 2003 में ये लॉन्च हुई थी। इंडिया और रशिया के बीच में इसकी की जाता है, ये 6 डे एक्सरसाइज होती है, और ठीक है, सिंपल याद रखना। नेक्स्ट आ जाता कौन सा? हमारा नेशनल वाला पोर्शन, ठीक है। MEITY लॉन्चेस आधार कार्ड गवर्नेंस पोर्टल। किसको लॉन्च किया गया है? आधार कार्ड गवर्नेंस पोर्टल को, टू एनहांस द ईज ऑफ लिविंग। तो क्या है, इसको पढ़ना जरा एक बार। In Feb 2025, the Ministry of Electronics and Information Technology launched the Aadhaar Good Governance Portal for Aadhaar authentication requests to streamline the approval process. This initiative highlights the government's dedication to improving the quality of life for the citizens by increasing access to the services and strengthening the overall citizen-centric approach. तो देखो है क्या इसमें? The portal comes into effect after Aadhaar authentication for the Good Governance, Social Welfare, Innovation, Knowledge Amendment Rule 2025, issued under the Aadhaar Targeted Delivery of the Financial and Other Subsidies, Benefits and Services Act 2016, ठीक है। तो आधार एक्ट कब आया था? याद रखना 2016 में आया था। पहला आधार कार्ड कब बना था? तो 2009 में बन गया था, और आधार एक्ट कब आता है? 2016 में आता है, ठीक है। द पोर्टल विल सर्व एज ए रिसोर्स रिच गाइड providing a complete standard operating procedure. Face authentication may also be implemented into private entities, यानी कि अब आधार कार्ड की जो प्राइवेसी है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा, ठीक है। उसमें फेस आइडेंटिटी और ये सब ऐड ऑन कर दिया जाएगा, और कुछ नहीं है, तो उसको चेंज करने की बात की जा रही है,
ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना। Aadhaar is considered as the most trusted digital identity in the world. Over the last decade, more than 1 billion Indians trusted Aadhaar by using it to authenticate themselves over 100 billion times. It will also be useful for service providers to track staff attendance, customer onboarding, electronic know your customer, eKYC verification, exam registration and so on. तो आप समझ चुके हो किसकी बात कर रहा है। Union Minister Sarbanand Sonowal unveils new maritime initiatives to boost India's global trade. तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर शिपिंग एंड वाटरवेज सरबानंद सोनोवाल जी, उन्होंने कुछ लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया देखते हैं। ऑन Feb 27, 2025, यूनियन मिनिस्टर सरबानंद सोनोवाल, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग्स एंड वाटरवेज launched several initiatives includes One Nation One Port process, Bharat Global Ports Consortium and Maitri application aimed at modernizing India's maritime infrastructure and enhancing its position in global trade. क्या क्या है वन नेशन वन पोर्ट। वन नेशन वन पोर्ट का मतलब है कि पूरे भारत के एक पोर्ट नहीं होगा। तो याद रखना, अगर मैं इंडिया को पढ़ता हूं तो इंडिया के क्या है, कुछ पोर्ट्स बने हुए हैं। कहाँ पर बने होंगे, कोस्टल स्टेट पे। कोस्टल स्टेट कितने भारत में, तो लगभग कोस्टल स्टेट कितने हैं मेरे पास, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये मेरा भारत है, ठीक है। तो यहाँ पर इधर कितने हैं, तो टोटल कोस्टल स्टेट कितने हैं, 9, है ना। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो टोटल मेरे पास पोर्ट कितने बने हुए हैं, तो सिंपल याद रखना, एक होते हैं नेशनल पोर्ट, ठीक है, एक होते हैं इंटरनेशनल। तो नेशनल पोर्ट मेरे पास है 200 प्लस और इंटरनेशनल कितने हैं 13। जैसे गुजरात का कांडला पोर्ट है, ठीक है, उसके साथ साथ आपका उसका महाराष्ट्र का कौन सा हो जाएगा, बॉम्बे पोर्ट, उसके साथ साथ आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि आपका लार्जेस्ट है ऐसा आर्टिफिशियल, देन आपका न्यू मैंगलोर कर्नाटका, देन आपका कोची पोर्ट, देन आपका एन्नोर, एल्लोर, तुतीकोण, ये सब तमिलनाडु के हैं, चेन्नई पोर्ट, और उसके साथ साथ फिर विशाखापट्टनम लार्जेस्ट है ऐसा नेचुरल, फिर आपका हल्दिया पोर्ट उड़ीसा वाला, ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा आ जाता है पारादीप और विशाखापट्टनम। तो ये सब क्या है आपके इंटरनेशनल पोर्ट है। तो हम चाहते हैं सारे के सारे पोर्ट्स की रूल्स रेगुलेशन से एक जैसे होने चाहिए ताकि वहां पर इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके। कौन सी इकोनॉमी को, मैरीन इकोनॉमी को, मैरीटाइम इकोनॉमी को या ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। उसके बाद भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्शियम। द कंसोर्शियम लॉन्च्ड इज कंप्राइज्ड ऑफ इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। सागरमाला कब आई थी स्कीम, तो याद रखना सागरमाला स्कीम जो थी 2015 में आई थी। उसका मतलब यही था सागरमाला का कि हमें जो पोर्ट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी है ना, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बढ़ाना है। Maitri app and digital integration. The Maitri application, master application for international trade regulatory interface, was launched to streamline trade process and reduce bureaucratic redundancies and expedite clearances. ठीक है, तो सिंपल से याद रखना। CSC and DTE released 12th edition of the State of India's Environment Report, है ना। तो हमारी एनवायरमेंट की 12th रिपोर्ट आई है। क्या कह रहे हैं इसमें, द रिपोर्ट प्रोवाइड्स एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ की एनवायरमेंटल डेवलपमेंट्स। तो उसके अंदर जो की एनवायरमेंटल डेवलपमेंट है वो उसमें बताए गए। क्या क्या बताए गए तो देखते हैं। द रिपोर्ट वाज ऑफिशियली रिलीज्ड, है ना, रिपोर्ट वाज ऑफिशियली रिलीज्ड बाय द सुनीता नारायण, डायरेक्टर जनरल ऑफ CSC। जो आपकी सुनीता नारायण है जो कि डायरेक्टर जनरल है CSC की, उन्होंने क्या किया, इसे लॉन्च किया। It examines the impact of climate change on rivers, air pollution, है ना, rising temperatures, highlighting the increasing frequency of extreme weather events. The report also addresses concerns related to the waste management, plastic pollution, है ना। The report also explores India's ambitious target of achieving 500 gigawatts of the renewable energy. हमने कितनी एनर्जी को अचीव कर लिया, 500 गीगावाट, ये भी इसमें बताया गया है, ठीक है। That human activities have introduced 140,000 new chemicals into the environment, है ना। हमारे ह्यूमंस ने 1,40,000 नए केमिकल्स को एनवायरमेंट में डाल दिया, ऐसा भी इसने बताया। Every year 220 billion tons of the chemicals are released, including 65 kilograms of cancer causing substances per second, है ना। 65 किलोग्राम पर सेकेंड कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स में हमारे एनवायरमेंट में छोड़े जा रहे हैं। Globally 160 million chemicals are known
with 60,000 still poorly understood or regulated. India uses 255,000 tons of the pesticides annually, है ना, हमने क्लोरोपाइरीफॉस वगैरह की न्यूज़ पढ़ी थी, raising concerns about their effect on human health and ecosystem. India experienced 255 days of extreme weather in the first 9 months of 2024. तो वही सब बात कर रहा है एनवायरमेंट पे क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिला। नेक्स्ट है राजस्थान लॉन्च्ड SSBY प्रोवाइडिंग RS 1.3 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर टू स्कूल स्टूडेंट्स। तो याद रखना राजस्थान आपका पहला ऐसा स्टेट बन गया जिसने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। और जो आपकी शिक्षा संजीवनी बीमा योजना है इसके अंदर क्या कहा गया है कि अगर किसी हायर सेकेंडरी स्कूल के अगर किसी बच्चे का एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उनके परिवार वालों को क्या दिए जाएंगे 1.3 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस किया गया है। ठीक है, द स्कीम विल ऑल्सो प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। ठीक है, वंडर सीमेंट, जूरी कोटक जनरल इंश्योरेंस एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर पार्टनर्स ऑफ द शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। तो वन लाइनर में याद रखना शिक्षा संजीवनी बीमा योजना कौन लाया? राजस्थान लाया। पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेट्स एडवांटेज आसाम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट इन गुवाहाटी। सिंपल वन लाइनर में याद रखना जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने क्या किया, आसाम के अंदर क्या लॉन्च किया है? तो याद रखना इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट जिसका नाम है एडवांटेज आसाम 2.0। ठीक है, जिसके अंदर जो मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल उन्होंने 4,800 करोड़ रुपए का प्लान है कि वो इन्वेस्ट करने वाले वहां पर किसके अंदर, स्कीम के अंदर। ठीक है, तो सिंपल ऑनलाइन में याद रख सकते हैं। गुजरात लीड्स इंडिया विद 19,020 हेक्टेयर ऑफ मैंग्रोव प्लांटेशन इन 2 years अंडर मिस्ट्री स्कीम। तो जो आपकी मिस्ट्री स्कीम है 2023 में आई थी, इस मिस्ट्री स्कीम में यह था कि जो आपका मैंग्रोव जो होते हैं, सुंदरी होता है ना मैंग्रोव, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है जिसे हम कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। और उस सुंदरबन के डेल्टा पे एक पेड़ पाया जाता है जिसे कहा जाता है क्या, मैंग्रोव, जिसे हिंदी में सुंदरी कहते हैं। और देखने में बड़ा सुंदर होता है ना, उसकी जड़ें बाहर निकली होती हैं। तो हम चाहते हैं कि उस मैंग्रोव को वहां से उठाएं और पूरे भारत की कोस्ट लाइन पर लगा दें। तो हमने एक स्कीम लॉन्च की मिस्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव, ठीक है, फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। ठीक है, और उसमें सबसे ज्यादा किसने काम किया है? तो आपके गुजरात ने काम किया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इससे हम फिश प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं ना, वो सब कर सकते हैं। Assam designated Chirag Ripu Elephant Reserve as 8th National Park and renamed as Sikha Johavlo National Park। जो आपका सिखा जो चिराग रिपू एलिफेंट रिजर्व उसको 8th नेशनल पार्क और अनाउंस कर दिया गया है। किसने? आसाम ने। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, जैसे आसाम के अंदर का जीरंगा नेशनल पार्क है जहाँ पर 1 हॉर्न राइनोज पाए जाते हैं ना, तो सब भी आपको पता होना चाहिए। जैसे वहाँ पर मानस नेशनल पार्क भी है ना। पीएम मोदी रिलीज्ड इंडियाज फर्स्ट एवर रिवर डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट। ये हमने हैंडआउट में पढ़ा था कि पहली डॉल्फिन रिपोर्ट आई थी। कितनी डॉल्फिन्स हैं? 632 डॉल्फिन्स हो चुकी हैं 28 रिवर में 8 स्टेट्स के अंदर। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में 632 पाई गई थी, बची हुई 3 जो थी वो इंडस रिवर में पाई गई है। तो आपसे पूछ लेगा इंडस और ब्यास रिवर में कितनी पाई गई हैं? तो 3 डॉल्फिन, बाकी सारी की सारी डॉल्फिन आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर में पाई गई है। ठीक है, ये वन लाइनर में याद रखना। यूपी में सबसे ज्यादा 2397 डॉल्फिन्स हैं, उसके साथ साथ बिहार में 2220 है, वेस्ट बंगाल में 815 है और असम में 635 है। तो कितनी है, क्या है, सारे डाटा आपको पता होने चाहिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एंश्योरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर इंडियाज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। क्या है ये समझना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है ए लैंडमार्क इनिशिएटिव लेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया which aim to provide financial security to the millions of unorganized workers in India. It is part of the government of India's wider social security initiatives and aligns with the visions of universal pension coverage for workers in the unorganized sector. अगर आप किसी unorganized sector में काम करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो देखो इसकी स्कीम में क्या, द स्कीम एंश्योर्स ए मिनिमम पेंशन ऑफ 3,000 रुपये आपको मिनिमम पेंशन मिलेगी अगर आप 15,000 रुपये से कम कमाते हो, और जब 60 साल के हो जाओगे, 60 ईयर के हो जाओगे, तो आपको मंथली 3,000 रुपये मिनिमम पेंशन देंगे आफ्टर द एज ऑफ 60 फॉर वर्कर्स हु आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड हैव ए मंथली इनकम ऑफ अप टू 15,000। द स्कीम
is monitored by the Ministry of Labor and Employment in partnership with the Life Insurance Corporation of India LIC के साथ, ठीक है। As on December 31st 2024, more than 30.51 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वर रजिस्टर्ड ऑन द ई श्रम पोर्टल, ठीक है। तो उनको पेंशन देने वाली स्कीम है, ठीक है। अच्छा है उनके लिए, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसका भी हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो उनके फ्यूचर को देखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। कैबिनेट अप्रूव्स ऑन March 5, 2025, तो क्या अप्रूव किया, तो लाइव स्टॉक हेल्थ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके लिए 3,880 करोड़ रुपए दिए गए, याद रखना वन लाइनर में। कंस्ट्रक्शन ऑफ 12.4 किलोमीटर रोपवे बनाया गया, कहाँ से, गोविंदगढ़ से हेमकुंड साहिब जी उत्तराखंड में, ठीक है, अंडर द नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके लिए 2,730 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ 12.9 किलोमीटर रोपवे, कहाँ से कहाँ तक, सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए उत्तराखंड में, और इसके लिए 4,081 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो सिंपल वन लाइनर में फैक्चुअल डाटा याद रखना। माधव नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश बिकम्स इंडियाज 58th टाइगर रिजर्व। जो माधव नेशनल पार्क है वो भारत का क्या बन चुका है, 58वां टाइगर रिजर्व बन चुका है, ठीक है। टाइगर रिजर्व क्या होते हैं, जहाँ पर हम किसको प्रिजर्व करते हैं, टाइगर्स को प्रिजर्व करते हैं। आपने पढ़ा होगा एक एक्ट आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, 1972, और उसके बाद आया था प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर में हमने क्या किया था, टाइगर्स को बचाने के लिए कोशिश की थी 1973 में, ठीक है। तो कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, 58। तो लास्ट वाला जरूर पता होना चाहिए कौन सा बन चुका है, माधव नेशनल पार्क, ठीक है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट हिफाजत टू इंश्योर वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी। वन लाइनर में याद रखना कि 8 मार्च को क्या था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो महिलाओं के लिए पंजाब सरकार है उसने क्या किया, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट हिफाजत, जिसमें महिलाओं और बच्चों को हिफाजत रखा जाएगा, यानी कि उनको बचाया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट सीक्स टू एलिमिनेट द फियर ऑफ वुमेन दैट प्रिवेंट्स फ्रॉम रिपोर्टिंग डोमेस्टिक वायलेंस, वर्कप्लेस हरेसमेंट एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ अब्यूज। द वुमेन हेल्पलाइन 181 है, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 है, will operate 24/7 under Mission Shakti and Mission Vatsalya, guaranteeing access to both emergency and non-emergency services. This program encourages collaboration between the Department of Health and Family Welfare, Punjab Police, Women and Child Development. Fisheries Startup Conclave 2 held in Hyderabad, Telangana launched an FTPF. तो क्या है समझना, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग hosted the Fisheries Startup Conclave 2 held in the Hyderabad, तेलंगाना में हुआ है। The event aimed at promoting entrepreneurship, technological advancement and the sustainability in the fisheries and the aquaculture sectors. The event witnessed the launch of 2 key initiatives, Fisheries Startup Grand Challenge, उसके साथ साथ नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म इसमें लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। तो ऐप लॉन्च कर दी है फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं है। MOE launches PM Yuva 3 to nurture young authors and promote Indian heritage। तो इंडियन हेरिटेज और जो यंग ऑथर है उनको प्रमोट करने के लिए कौन सी स्कीम आई है, PM Yuva 3, है ना। PM Yuva 3 builds on the participation of young authors in 22 लैंग्वेज। कितनी लैंग्वेज है, 22। कहाँ पर लिखी है, तुम्हारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 8 में कितनी भाषाएं लिखी हैं, 22 उनके अंदर, और इंग्लिश इन इट्स प्रीवियस एडिशंस। The third edition aims to provide a platform for new perspectives on Indian culture, history and the modern achievements. The initiative is designed to encourage women writers under 30 years old, promoting reading, writing, strong literary culture in India. Scheme supports the national education policy, which promotes knowledge-driven society. The program starts with the national level competition, MyGov portal के ऊपर, ठीक है। तो आपको उसमें अवार्ड वगैरह भी दिए जाएंगे। 6 इंडियन साइट्स लॉन्च्ड इन टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। जो 6 साइट हैं उनको यूनेस्को हेरिटेज साइट में डाला जा सकता है। कौन कौन सी हैं, तो याद रखना अभी के लिए 44 हो चुकी हैं, ठीक है। आप जिस मंथ में पढ़ रहे हो उस मंथ का हैंडआउट जो पढ़ रहे हो, मार्च उस समय कितनी थी, 43 थी। उसके बाद एक और जुड़ चुकी है, 44 हो चुकी हैं। हेरिटेज वो होता है जो हमें विरासत में मिला होता है, जैसे ताजमहल, अजंता एलोरा की केव्स, जयपुर, अहमदाबाद, 2 ऐसी सिटी हैं जो उसमें आती हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट में, ठीक है। तो 6 और जुड़ सकती हैं, कौन कौन सी, ऐसा उस समय था, लेकिन जुड़ा एक ही को गया था, उसके बाद याद रखना, ठीक है। कब बना था ये आपका यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पेरिस में हेडक्वार्टर है, 1945 में बना था, 194 इसके मेंबर्स हैं,
ठीक है। जैसा असम के मोइडम्स को हमने ऐड किया था इसमें ना, वो सब हम पढ़ चुके हैं। यूनियन MOS जितेंद्र सिंह अनाउंसेस नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन गोरखपुर हरियाणा। तो सिंपल याद रखना, नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर लगाया जा रहा है, तो याद रखना आपके गोरखपुर हरियाणा में, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। is being established. This initiative aligns with the India's strategy to expand nuclear energy production while cutting down carbon emissions. ठीक है। जैतपुरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, वहां से भी इसको कंफर्म कर दिया गया है, तो सिंपल सा याद रखना। न्यूक्लियर लाइबिलिटी फ्रेमवर्क क्या है, तो इंडिया न्यूक्लियर सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज जो CLND है, याद रखना। ये जो एक्ट था ये 2010 में आया था। इसमें देखो दिक्कत क्या है ना, 2010 में आया था। फ्रेमवर्क एंश्योर दैट ऑपरेटर्स बियर प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट। अगर कोई इंसिडेंट होता है तो ऑपरेटर रिस्पांसिबल होगा, तो कोई दूसरा देश भारत में आके लगाता ही नहीं है न्यूक्लियर पावर प्लांट, कोई कंपनी नहीं लगाती है ना, क्योंकि वो खुद रिस्पांसिबल मानी जाएगी। ऐसा करने से हमको लगभग 1500 करोड़ रुपए का पहले ही नुकसान हो चुका है। इंडिया एम्स टू अचीव नेट जीरो एमिशन, हमें 2070 को हमने पढ़ा था ना, कार्बन जीरो एमिशन करना है। उसके लिए न्यूक्लियर पावर एक प्ले कर सकता है रोल, क्योंकि उसमें पोल्यूशन तो होता नहीं है ना। In this transition, projects like Jethpura and Gorakhpur will significantly contribute to the country's clean energy goals. ठीक है। हमारे पास थर्मल पावर प्लांट वो होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कुछ, है ना। UIDAI partners with Sarvam AI to enhance आधार सर्विसेज। तो जो आपका UIDAI है, क्या होता है UIDAI, तो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, जो आधार कार्ड के लिए 12 डिजिट की नंबर देता है। इसने सर्वम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक MOU साइन किया है टू एनहांस द आधार सिस्टम को एनहांस करने के लिए। तो सिंपल वन लाइन में याद रखना। केरला एस्टैब्लिशेस इंडियाज फर्स्ट सीनियर सिटीजन कमीशन। जो केरल है वो पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने भारत का पहला सीनियर सिटीजन कमीशन बना दिया है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स के हकों की, राइट्स की बात की जाएगी। तो ऑन March 19 Kerala State Senior Citizen Commission Bill 2025, after approval by the Kerala Legislative Welfare and Rehabilitation of the Senior Citizens in the state, the commission will be responsible for collaborating with different state departments to safeguard and promote the well-being of the elderly population. तो उसके लिए उसको बनाया गया है, ठीक है। उसमें एक चेयरमैन होगा, 4 सीनियर सिटीजन मेंबर्स होंगे, एटलीस्ट 1 वुमेन होगी एंड 1 पर्सन फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स होगा। All are appointed by the government through an official notice. The commission will be based on Thiruvananthapuram, Kerala. It will receive administrative support from a government officer holding the rank of additional secretary और उससे ज़्यादा, who will serve as its secretary. The registrar will be a joint secretary, है ना, level officer from the law department, वो भी इसका joint secretary होगा, ठीक है। जो 60 साल से ऊपर है वो हमारे इंडिया में लगभग 20 जो केरल है उस केरल की पॉपुलेशन का 22.8% जो है बूढ़े लोग हैं, ठीक है, 60 से ऊपर। एनुअल रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ टाइगर्स, प्रे एंड अदर मैमल्स, ठीक है। तो एक रिपोर्ट आई है टाइगर्स के ऊपर, क्या कह रही है। द टाइगर पॉपुलेशन इन द नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इन आंध्र प्रदेश हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। ये 76 हो चुके हैं, जिसमें 11 बच्चे हैं। द रिपोर्ट हैज बीन अनवेल्ड बाय द पवन कल्याण, जानते हो ना, साउथ के एक्टर भी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द ऑफिशियल लोगो ऑफ नागर वनाम्स, ए प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। टाइगर मॉनिटरिंग की जाएगी, है ना। तो जस्ट एक रिपोर्ट है, तो आप सिंपल सा पढ़ सकते हो, है ना। और आप जानते हो टाइगर रिजर्व्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, है ना, वो सब एनवायरनमेंट से रिलेट करती हुई न्यूज़ है। जो आपका सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है, तेलंगाना में बना हुआ है, ये भी याद रखना। साइंस एंड टेक, दूसरा आता है साइंस एंड टेक। तो देखो साइंस एंड टेक में किसकी बात कर रहा है, फायरफ्लाई एरोस्पेस ब्लू घोस्ट लैंडर लैंडेड ऑन द मून। जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसका फायरफ्लाई एरोस्पेस एजेंसी जो है, उसका जो ब्लू घोस्ट लैंडर है जिसमें अनक्रूड है, कोई इंसान नहीं है, वो कहाँ पर लैंड कर चुका है सक्सेसफुली, लूनार सरफेस के ऊपर, ठीक है। इसको नाम दिया गया ब्लू घोस्ट मिशन 1। जैसे हमारा चंद्रयान 1 था, चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 3 था। हमारा चंद्रयान 3 कब गया था, 14 जुलाई 2023। चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन 23rd of August 2023 और that is why 23rd of August is celebrated as the National Space Day भी मनाते हैं, ठीक है। तो ये किसका है, फायरफ्लाई का है और वहाँ पहुँच चुका है। तो सिंपल ऑनलाइन में पूछ सकते हैं, ठीक है।
10 पेलोड इसमें यूज़ किए गए हैं, ठीक है। $101.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। कब बनी थी आपकी फायरफ्लाई एरोस्पेस? तो 2017 में। टेक्सास में हेडक्वार्टर हैं और ये वहाँ की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, जैसे भारत की होती है ना स्काई रूट प्राइवेट लिमिटेड, है ना, अग्निकुल कॉस्मोस, है ना, ये सब भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट इंडिजीनियस लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर LCL एजस, जो आपका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है तेजस, उसके लिए हमने क्या किया है, टेस्ट किए हैं। तो न्यूज़ में आ गया ना, द डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी बेंगलोर बेस्ड लेबोरेटरी अंडर द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, DRDO हम पढ़ चुके हैं, है ना। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जब भी भारत के अंदर कुछ भी डिफेंस से रिलेटेड काम होता है तो कौन करता है? DRDO ही करता है। कब बना था? 1958 में। हेडक्वार्टर दिल्ली में। इसके चेयरमैन कौन है? समीर वेंकटापति कामत, SV कामत, और इनका जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड हो गया। तो ये भी हमने कुछ टाइम पहले न्यूज़ में पढ़ा था। फिर DRDO आ गया, अनवेल्स क्या कर रहा है DRDO? BM4 SRBM टू एनहांस इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज, तो इसने उनको बनाया। देखो हमने पढ़ा था DRDO का IGMDP, है ना, आपकी क्लास हो गई होगी, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 में स्टार्ट हुआ था, 2008 में खत्म हुआ था। इसी में हमने पटना बनाया था, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश मिसाइल, है ना। अभी पहलगाम इंसिडेंट हो चुका है तो उसके अंदर भी आप पढ़ोगे, है ना, पढ़ लिया होगा मोस्टली, है ना, करंट अफेयर्स वगैरह में। पूरा DRDO इस बार न्यूज़ में रहा। हमने हैमर मिसाइल यूज़ की, ब्राक मिसाइल यूज़ की, हमने हमारे राफेल यूज़ किए, है ना, हमने हमारे बहुत सारे और मिसाइलें यूज़ की। किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर, है ना, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, ठीक है। तो पूरा साल DRDO का रहा। तो DRDO मैं आपको बता चुका हूँ, DRDO इसरो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक बार पढ़ लिया। फिर करंट में अगर कोई न्यूज़ होती है तो उसको उठाकर अपने हैंड आउट में ऐड ऑन कर लेना होता है, जैसे ये नई मिसाइल उसने बना दी है, ठीक है। नासा लॉन्चेस स्फेयर-एक्स एंड पंच मिशन। नासा ने एक स्फेयर-एक्स लॉन्च किया और दूसरा पंच मिशन। पंच किसके ऊपर है? तो सन के ऊपर। ये हैंड आउट की न्यूज़ है, हम हैंड आउट में पढ़ चुके हैं इसको डिटेल में, ठीक है। और जैसे हमारा गया था ना आदित्य L1, याद करो अगर आपने पढ़ा है आदित्य L1, तो जैसे आदित्य L1 गया था, है ना, जो सन की आउटर मोस्ट लेयर होती है, क्या कहते हैं उसे? कोरोना। तो उसकी स्टडी करने के लिए गया था। तो जो पंच मिशन है वो भी सन की आउटर मोस्ट लेयर कोरोना की स्टडी करने के लिए हमने क्या कर रखा है? भेज रखा है। और जो स्फेयर-एक्स है वो क्या? एक टेलीस्कोप है, मैपिंग कॉस्मिक हिस्ट्री, है ना, and life's ingredients। स्फेयर-एक्स स्पेस टेलीस्कोप मैनेज बाय द नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, है ना। जैसे नासा का एक क्या था, हबल टेलीस्कोप भी है, ठीक है, उसको रिटायर हो चुका है, अब कौन सा चल रहा है? जेम्स वेब चल रहा है। तो दूसरा कौन सा? स्फेयर-एक्स। तो एक टेलीस्कोप है। पंच मिशन है, जैसे हमारा आदित्य L1 था, टू स्टडी द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन, दैट इज कोरोना। और वो सारी बातें हम हैंड आउट में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ट्रैकिंग सोलर विंड्स एंड स्पेस वेदर। पंच कंप्रोमाइज 4 सूटकेस साइज्ड सैटेलाइट्स टू स्टडी the sun's outermost atmosphere, that is corona, and solar wind, observing the transition of the corona into solar wind which influences space weather affecting earth satellites and power grids, ठीक है। नासा के बारे में आप जानते ही हो। तेजस फाइटर जेट सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स एयर टू एयर अस्त्रा मिसाइल्स इन ओडिशा। तो हमने एक नई मिसाइल का लॉन्च किया जिसका नाम है अस्त्रा, जो कि एयर टू एयर होती है। एयर टू एयर मतलब हवा से हवा में, एयर टू वाटर मतलब हवा से पानी में, एयर टू सरफेस एयर से सरफेस के ऊपर, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने डाली थी ऊपर से सरफेस के ऊपर, है ना। तो ये उनका डेजिग्नेशन होता है उनके अटैक करने के बिहाफ पर, ठीक है। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। किस किस ने बनाया है? तो आपका LCA तेजस और आपका जो HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसने मिलकर इसको बनाया है। इसरो सक्सेसफुली कॉम्प्लेक्स स्पेड-एक्स, ये भी हमने पढ़ा था हैंड आउट में। जो स्पेड-एक्स वो स्टार्ट हो चुका है। देखो होता क्या है समझना, है ना। इसरो DRDO हम पढ़ चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो स्पेस में बना हुआ है, जिसमें हमारे शुभांशु शुक्ला जी गए थे, है ना। हम चाहते हैं हमारा खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो, तो हमने नाम रखा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BS, जो 2035 तक बन जाएगा। लेकिन इतने बड़े स्पेस स्टेशन को आप ले जा नहीं सकते हो, तो हमने क्या किया? डॉकिंग करना शुरू कर दिया, स्पेस डॉकिंग, यानी कि 2 सैटेलाइट को जोड़ना। तो हम ऊपर सैटेलाइट लेकर गए, दोनों को जोड़ दिया और ये क्या होगी? स्पेस डॉकिंग होगी। किसने किया? इसरो ने। बाकी आप जानते हो SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV, है ना, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सब लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाता है क्योंकि श्रीहरिकोटा में क्या बने हुए हैं? लॉन्च पैड बने हुए हैं, 2 बने हुए हैं, तीसरा तमिलनाडु में बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमारी कैबिनेट की तरफ से 8,000 करोड़ का फंड उसे मिल चुका है, ठीक है।
इसरो कंडक्टेड फ्लाइट एक्सेप्टेंस होट टेस्ट फॉर क्रायोजेनिक इंजन फॉर द LVM-3 M6 मिशन। तो फिर वही इसरो की न्यूज़ है ना कि उसने जो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है महेंद्रगिरी तमिलनाडु में, वहाँ पर उसने LVM-3 जो है लॉन्च व्हीकल में जो 3 उसको उसके क्या बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन को टेस्ट करना शुरू कर दिया है। जब ये टेस्ट कर रहा है, जब किसी मिशन में यूज़ करेगा तो हम पढ़ लेंगे इसे, ठीक है। नासा की जो सुनीता विलियम्स थी और जो बुच विल्मोर थे वो धरती पर वापस आ चुके हैं 9 महीने के बाद। ये भी हमने हैंडआउट में पढ़ा था। वो वहाँ पर फंस गए थे और इनको लाने के लिए SpaceX जो है उसकी ड्रैगन कैप्सूल को भेजा गया था, है ना। सुनीता विलियम्स से डिस्टिंग्विश्ड नासा एस्ट्रोनॉट, है ना, नेवी कैप्टन, है ना, 1998 में उसमें काम कर रही है। वो वहाँ पर गए थे, वहाँ पर फंस गए थे। बहुत अच्छी न्यूज़ थी, हमने अच्छे से पढ़ा भी था। इनको वापस ला दिया गया है। उसके बाद शुभांशु शुक्ला जा भी चुके हैं और वापस भी आ चुके हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना। GSL लॉन्चेस सेकंड फ्रिगेट तपस्या ऑफ प्रोजेक्ट 1135 फॉर इंडियन नेवी। जो आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, ए लीडिंग डिफेंस शिपयार्ड बेस्ड इन गोवा, इंडिया लॉन्च तपस्या, है ना। तो तपस्या क्या है याद रखना। द सेकंड फ्रिगेट, फ्रिगेट क्या होते हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर के चारों तरफ घूमते रहते हैं ना। जैसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है मेरे पास, एक है विक्रांत जो हमने खुद ने बनाया है, एक है विक्रमादित्य जो हमने रशिया से लिया था 2013 में, है ना। तो उनके चारों तरफ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रिगेट बने होते हैं, ठीक है। तो एक फ्रिगेट बनाया जिसका नाम है तपस्या, ठीक है। 56% वो इंडोजीनियस है, नहीं भारत में बना है, बाकी 25% उसका बाहर से लिया गया है। तपस्या डिराइव्ड फ्रॉम द मेस ऑफ भीमा इन द महाभारत, सिंबलाइजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन नेवी, ठीक है। तपस्या वहीं से ड्राइव किया गया है। फ्रिगेट है, उसकी लेंथ, विड्थ एंड ये सब याद रखना, है ना। DRDO and in successful conducted flight test of indigenous developed VLSRM। तो हमने VLSRM भी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वर्टिकली लॉन्च, उसका टेस्ट सफल किया होता है, ठीक है, सक्सेसफुली। तो वो सब लिखे हुए हैं, है ना। जस्ट DRDO की न्यूज़ है, DRDO में पढ़ चुके हैं, आपको पता है कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है, ठीक है। मेन होता है नेशनल, इंटरनेशनल, है ना, मिसलेनियस, है ना, इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये अभी के लिए पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। सक्सेसफुली टेस्ट इंडियाज फर्स्ट कामिकेज ड्रोन्स। तो हमने कामिकेज ड्रोन्स जो है उनको भी सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। इंडियन आर्मीज फ्लेयर डी लिस ब्रिगेड सेकंड इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड इन पार्टनरशिप विद द चंडीगढ़ बेस्ड टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी यूनिट अंडर द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने क्या किया, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन इक्विप्ड विद एन इम्पैक्ट बेस्ड, है ना, कामिकेज रोल एंटी टैंक जो आपका है उसको टेस्ट कर लिया है, और कुछ नहीं है। SpaceX launches HEX-20 नीला सैटेलाइट इनटू स्पेस। जो SpaceX है उसने नीला सैटेलाइट लॉन्च किया है, कहाँ से, जो आपकी हेक्स इंडिया है, जो कि इंडिया की ही है, तिरुवनंतपुरम में बेस्ड है। स्मॉल सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप है। हैज अचीव्ड ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय लॉन्चिंग इट्स मेडन सैटेलाइट नीला, है ना। SpaceX से हमने उसको भेजा गया, तो भारत की प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, याद रखना, ठीक है। उसने उसको भेजा HEX-20 ने। द मिशन वाज सपोर्टेड बाय द भोपाल अहमदाबाद बेस्ड इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर। नीला वाज डेवलप्ड इन जस्ट 4 months एंड लॉन्च्ड विद द सपोर्ट ऑफ बर्लिन जर्मनी बेस्ड सैटेलाइट डिप्लॉयर एक्सोलॉन्च GmbH। द पेलोड 5 किलोग्राम की सैटेलाइट थी, है ना, हमने उसको छोड़ दिया। तो बस याद रखना, 3 बातें याद रखनी है। केरला में है, HEX-20 है, और उसने SpaceX की मदद से स्पेस में छोड़ दिया है। फिर आ जाते हैं स्पोर्ट्स, है ना। आपको पता है स्पोर्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ अवार्ड दिए गए होंगे, रणजी ट्रॉफी, है ना कोई आपको किसी न किसी ने कोई अवार्ड जीता होगा, है ना। जैसे विराट कोहली, IPL, ये सब न्यूज़ में रहते हैं, तो आपको पता है उन चीज़ों को कैसे कवर करना होता है। फिर भी चलो देख लेते हैं ना। हालांकि आपके पास ये PDF होगी, इसको जस्ट जैसा मैंने समझाया था वैसे लिख जरूर लेना, पढ़ जरूर लेना, ठीक है। जैसे इंडियन ग्रैंड मास्टर लियान, है ना, 38 कैनेस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीता। तो कुछ याद नहीं करना, 1 लाइनर में याद रखना। आपसे पूछ लेगा 38 कैनेस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता, तो उसका नाम याद रखना, ठीक है। ऐसे आपसे पूछ लेता है। जैसे इंडियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, है ना, अचंता शरत कमल, है ना, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है। फीफा ने बैंड कर दिया है रशिया को, कोंगो को 2026 के वर्ल्ड कप के लिए, है ना, उन्होंने उसे बैन कर दिया है। किसको, रशिया को और कोंगो को, ठीक है। जो इंडियन GM है प्रणव वेंकटेश, उन्होंने FIDE वर्ल्ड जूनियर U20 चैंपियनशिप जीती है 2025 वाली, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चन है, सारे याद रखना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 1 लाइनर में पढ़ के छोड़ देना है।
अरविंद चिदम्बरम जो है आपके, उन्होंने प्राग चेस मास्टर्स जीता है 2025 का। इंडिया क्लिंचेस 2025 एशियन वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप का टाइटल जीता है और ईरान को हराया है और 5वीं बार जीता है हमने। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अच्छे से पढ़ लेना, न्यूजीलैंड को हरा दिया इंडिया ने और इंडिया 4 विकेट से जीत जाता है और तीसरी बार इसका चैंपियन बन जाता है। हालांकि हैंडआउट में भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और मोस्टली आपके जो होते हैं ना क्रिकेट, उससे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे किग 5th एडिशन है जो कि लद्दाख जम्मू कश्मीर में हुआ, ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स, इंडिया उसके अंदर टॉपर रहा 133 मेडल्स के साथ, है ना, ये भी याद रखना। इंडिया ने होस्ट किए थे पहली बार इसे, है ना। इंडिया कंक्लूड स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025, ठीक है। 33 मेडल्स जीते हमने उसमें, जिसमें 8 गोल्ड है, 18 सिल्वर है, 7 ब्रॉन्ज है ना। कहाँ पर हुआ था? तुरीन, इटली में। तो कितने मेडल जीते, है ना, कहाँ पर हुआ था और क्या क्या जीते, बस इतना जरूर याद रखना होता है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली क्रिकेट से, इनसे हॉकी से क्वेश्चन आ जाते हैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया रिलीज्ड एंथम, मास्कोट एंड द मास्कट एंड द लोगो ऑफ द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। मार्च 2025 में जो आपके यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रिलीज द मास्कट, लोगो एंड एंथम फॉर द खेलो इंडिया गेम्स, ठीक है। ड्यूरिंग एन इवेंट हेल्ड एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में हुए थे, ठीक है। मास्कोट क्या था उसका? तो उज्ज्वला, ठीक है। लोगो क्या था उसका? तो लोगो था इस बार आपका द लोगो फीचर्स एन एथलीट इन ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू रिफ्लेक्टिंग डायनेमिज्म, ठीक है। तो ये उसका लोगो था, उज्ज्वला उसका मास्कट था। एंथम क्या था इसका? माई इंडिया विल प्ले, माई इंडिया विल विन, ठीक है। खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। तो याद रखना, वन लाइनर में पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको पता है कैसे उसे पढ़ना है, ठीक है। कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया ने इस बार मेंस एंड वुमेन्स के टाइटल जीत लिए। कहाँ पे? यूके में हुआ था। और इंडिया जो उसकी तरफ से वुमेन और मैन वुमेन दोनों में हम जीत कर आ गए, ठीक है। तो सिंपल वन लाइनर आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। कहाँ पर? इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, तो इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है, 2004 में बना होता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, हरियाणा जो है उसमें टॉप करता है 34 गोल्ड मेडल्स के साथ, ठीक है। तो जस्ट इसको आप रीड कर सकते हो, आपको पता है कैसे उसे पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद आपके 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो आप जब भी जीके मंत्रा पढ़ते हो तो उसके बाद लास्ट में हर जीके मंत्रा के एंड में आपको 100 जीके क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपकी जीके मंत्रा से ही फ्रेम किए गए हैं। तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो पूरा पढ़ा हुआ आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।